गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, जैसा कि हम पहले ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सो एसिड्स उन ऑक्सो एसिड्स को कहा जाता है जिनके अंदर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र में देखा था। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सो एसिड है, H2SO4। तो यहाँ से हम इसको समझ लेते हैं पहले ऑक्सो एसिड्स क्या हैं। यहाँ पर आपने देखा था स्ट्रक्चर कि सल्फ़र जो है, अगर उसका स्ट्रक्चर हम H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली सल्फ़र के साथ अटैच नहीं है, बल्कि इसके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं एंड इट इज़ ए डाई बेसिक एसिड। मीन्स जब इसको वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो ये बनाता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये जो 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आ रहे हैं, दीज 2 हाइड्रोजन आयन्स आर कमिंग फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो ऐसे एसिड्स जिनके अंदर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में प्रेजेंट हो, उन एसिड्स को हम ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। हैलोजेंस के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड बनते हैं। बेसिकली यहाँ पर 4 कैटेगरीज हैं ऑक्सो एसिड्स की जो यहाँ पर बनती हैं। पहला है हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस। दूसरा हेलस एसिड, हेलिक एसिड एंड परहेलिक एसिड। यहाँ पर जो हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ +5 और यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा। फ्लोरीन के केस में अगर हम देखते हैं तो फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है और वो भी हाईली अनस्टेबल है। सो बहुत रेयर कंडीशंस के अंदर ही ये एसिड बन पाता है। HOF बहुत लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। बाकी इसके अलावा इसके कोई भी ऑक्सो एसिड्स हमें देखने को नहीं मिलते। क्लोरीन जो है, इसके चारों ही एसिड बनते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, HOCl, इट इज़ कॉल्ड हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड। इसी प्रकार से HOClO, HOClO2 एंड HOClO3। कई बार हम इसको इसकी बजाय इसको ऐसे भी लिख देते हैं HClO2, इसको हम HClO3 भी लिख सकते हैं और इसको HClO4 के रूप में भी आप इसको दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से ब्रोमीन, ब्रोमीन के केस में HOBr, हेलस नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं HOBrO2 एंड HOBrO3। द सेम इज कंडीशन विद द आयोडीन। आयोडीन फॉर्म्स HOI, then HOiO2 and HOiO3. So these are the various oxo acids of the halogens. Now let us compare some of the characteristics of these oxo acids. सबसे पहले हम ले लेते हैं इनका एसिडिक कैरेक्टर के बारे में कंपेयर कर लेते हैं। इनके एसिडिक कैरेक्टर्स जो हैं उसको हम कंपेयर करते हैं। इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ फ़िलहाल। सो पहले हम देखते हैं HOCl, HOBr और HOI के अंदर। HOF तो अनस्टेबल, उसको हम छोड़ देते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा और किस में एसिडिक कैरेक्टर कम होगा।
सो पहले मैं ट्रेंड बता देता हूँ आपको। ट्रेंड क्या रहेगा यहाँ पे, जो ट्रेंड है वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एज वी मूव फ्रॉम HOCl टू HOI, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। एसिडिक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैसे इस चीज़ को शो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में क्या है, इसके लिए हम इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बॉन्डिंग है वो इस प्रकार से HOCl इस प्रकार से बॉन्डिंग है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन तीनों में से। अगर कंपेयर करें, इसका मतलब इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा, और जहाँ पर हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है। या इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो क्लोरीन है इससे भी ये थोड़ा बहुत अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। लेकिन यहाँ से क्लोरीन से इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी, लेकिन OH से आसानी से निकाल सकता है। तो OH से जो बॉन्ड है यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर है वो मोस्टली जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो पोलराइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इट मीन्स रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव बिकम्स वेरी ईजी। मीन्स ये आसानी से H पॉजिटिव निकाल देगा और ClO नेगेटिव बन जाएगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज को रिटेन करने में ज़्यादा सक्षम है। इट सिंपली मीन्स दैट इट इज़ स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। किसी भी एसिड की स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स हम उसके लिए ले सकते हैं। एक तो उसका ईज विद विच हाइड्रोजन आयन इज रिलीज, मतलब कितनी आसानी से वो हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर सकता है, आसानी से लीव कर सकता है, लूज कर सकता है। दूसरा है जो कॉन्जुगेट बेस बनता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पर ClO नेगेटिव जो कॉन्जुगेट बना उसकी स्टेबिलिटी क्या है, क्या वो जो अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज को वो डिस्ट्रीब्यूट करके अपने ऊपर चार्ज की जो डेंसिटी है उसको कम कर सकता है, उसका कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा उसके ऊपर। तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो ये एक कारण यहाँ पर है। अब हम देखते हैं HOBr के केस में कंडीशन वही है, HOBr। यहाँ पर ये उसी प्रकार से यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। नेगेटिव यहाँ पर भी थोड़ा पॉजिटिव आएगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो ब्रोमीन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन काफ़ी अंतर आ जाता है यहाँ पे। सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है, लगभग 2.8 है। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। सो अब जितना इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन में, यहाँ पर जो ऑक्सीजन ने यहाँ से हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, यहाँ उतना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो भरपाई है वो ब्रोमीन के द्वारा की जा रही है। यहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, वहाँ से फ़ायदा मिल रहा है। इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी कंपैरेटिवली, यानी कि पोलैरिटी जो है वो कंपैरेटिवली कम होगी। सो इट विल नॉट लूज H पॉजिटिव एज ईजीली एज इज डन बाई HOCl। सो यहाँ पर ये बना हाइपोब्रोमस आयन बन जाता है और प्रोटॉन निकल जाता है। अब यहाँ पर जो बना, यहाँ पर भी देखिए, क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज कम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डिस्पर्स होगी। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या हो गई, कम हो गई। ये लेस स्टेबल, ये स्टेबल है, ये क्या है, लेस स्टेबल हो गया। तो लेस स्टेबल है तो इसका मतलब ये आसानी से इसको नहीं जाने देगा। इट सिंपली मीन्स दैट एसिडिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। यही बात आप अगर यहाँ पर लेते हैं HOI के केस में लेते हैं तो समझ सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और ज़्यादा हो गया। इसका मतलब H पॉजिटिव प्लस में IO नेगेटिव, तो यहाँ पर फर्दर जो स्टेबिलिटी है वो और लेस स्टेबल हो जाएगा, जो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बनेगा, एंड दैट्स वाई एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। सो दिस इज़ द वे बाय विच वी कैन एक्सप्लेन हाउ द एसिडिक कैरेक्टर वेरीज। चलिए अब हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा
हाइपोहेलियस एसिड के बारे में। इसी प्रकार से हम दूसरे किसी का भी जो है वो ले सकते हैं। सपोज करें कि हम परहेलिक एसिड का लेते हैं तो यहाँ पर भी वही ट्रेंड मिलेगा। अब हम देखते हैं कि अगर एक ही सीरीज में चलते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HOCl। यहाँ पर HOCl ये वाला भी ले लेते हैं हम। अब इनको हटा देते हैं। इनका अगर आपस में कंपेयर करते हैं तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ आप देखेंगे HOCl इज लेस देन दिस, इज लेस देन दिस। मीन्स सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो होगा पर क्लोरिक एसिड। इसका अगर नाम लिखें तो ये है हमारा पर क्लोरिक एसिड। इट इज़ मोस्ट एसिडिक इन नेचर। दिस इज क्लोरिक एसिड। क्लोरस एसिड and it is hypochlorous acid. So what is the trend now? ट्रेंड तो हमें पता लग गया क्या है। अब इस ट्रेंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फिर उसी प्रकार से लेते हैं। यहाँ पर अगर ये H पॉजिटिव निकाल देता है तो ये बनाता है ClO नेगेटिव। यहाँ पर इस केस में अगर लेते हैं तो इट विल गिव H पॉजिटिव प्लस ClO2 नेगेटिव। इस केस में अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो इट विल गिव H पॉजिटिव प्लस ClO3 नेगेटिव, एंड हेयर इट विल गिव H पॉजिटिव प्लस ClO4 नेगेटिव। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो चार्ज है नेगेटिव -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है। अब अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें क्लोरीन का तो सेंट्रल एटम क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यानी टोटल 8 हो गए, डिवाइडेड बाई 2 यानी 4। इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि Cl सेंटर में और एक जो O नेगेटिव है, चलिए मैं इसको ऊपर की तरफ यहाँ दिखा देता हूँ, ये O नेगेटिव बना हमारे पास। सो बाकी जो 3 इसकी पोजीशन बच जाती हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये इस सिचुएशन है यहाँ पे। सो जो नेगेटिव चार्ज है वो केवल यहीं पर प्रेजेंट है, एक ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर अगर यही केस हम लेते हैं तो Cl यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है और दूसरा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा और यहाँ पर ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ये नेगेटिव चार्ज है। अब अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों पे रोटेट हो रहा है। मीन्स इस बॉन्ड को ऐसे दिखाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसको डॉटेड बॉन्ड दिखा सकते हैं। और इसका जो ये नेगेटिव चार्ज है इट इज़ रोटेटिंग ओवर बोथ। तो अगर रिजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो इस प्रकार का रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। मीन्स द नेगेटिव चार्ज इज रोटेटिंग, मीन्स इट इज डीलोकलाइज्ड ओवर द 2 ऑक्सीजन एटम। इन द सेम वे यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर जो है वो डीलोकलाइज हो जाएगा। इन तीनों के ऊपर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसी प्रकार से अगर हम ClO4 का लेते हैं तो जो डीलोकलाइजेशन है वो 4 के ऊपर हो जाएगा। यानी कि अगर इसको मैं स्ट्रक्चर को यहीं पर चेंज कर देता हूँ तो मैं ClO4 का अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ तो वो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना। सो इसका मतलब ये हुआ कि दिस यानी कि जो पर क्लोरिक आयन है वो सबसे ज़्यादा यानी जो है वो स्टेबल होगा। ये उससे लेस स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी और भी कम है, इसकी स्टेबिलिटी और भी कम है। एंड दैट्स व्हाई इज़ द एसिडिक नेचर। तो इसी प्रकार इसका मतलब ये हुआ
कि एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेज एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेज। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जहाँ से हम एसिडिक करेक्टर को कंपेयर करा सकते हैं इनके। इसके बाद ले लेते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी यहाँ पे हम ड्रॉ कर चुके हैं, इसी से आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। ClO4 का जो स्ट्रक्चर है वो ये तो आयन के स्ट्रक्चर हो गए। अगर H लगाना है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक H आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए OH के साथ में तो एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ बाकी जो ऑक्सीजन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही इसका जो ऑक्टेट है क्लोरीन का वो कंप्लीट हो गया। तो बाकी जो ऑक्सीजन है इसके साथ में, इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। सो जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से है, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। वैसे तो जो शेयरिंग होती है अगर ऑक्टेट रूल के अनुसार देखते हैं तो केवल ये अपने इलेक्ट्रॉन को वन वे डोनेट कर रहा है, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। बट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है, तो उसके अनुसार आप इसको दिखा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जो पर क्लोरिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। बाकी जो है जहाँ पर एक नेगेटिव है, इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो ये OH हो जाएगा, और बाकी जो तीन हैं इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर आप शो करते, सपोज करिए कि मैं यहाँ पर H शो कर देता हूँ, तो एक OH बॉन्ड हो गया और बाकी जो पोजीशंस हैं वो दो लोन पेयर हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पर आप इसको ऐसे डबल बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन द सेम वे HClO3 के केस में लेते हैं, सो द शेप विल बी पिरामिड शेप बन जाएगी। यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है, चलिए दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ मैं इसको, Cl, सपोज करिए कि यहाँ पर OH और इसके पास में दो और ऑक्सीजन बचते हैं, तो डबल बॉन्ड हो, और एक जो ऑर्बिटल है इसके पास यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये इस प्रकार की शेप बनाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो शेप है इन बॉन्ड्स को मैं, तो क्या मोस्टली जो बुक्स हैं वहाँ पे डबल बॉन्ड के रूप में दर्शाया हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए है। वैसे आपको ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड्स हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड एंड परहेलिक एसिड। ये हाइपोहेलस का हो गया। हाइपोहेलस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हेलोजन को X के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो ये हाइपोहेलस एसिड कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी आप Cl की जगह X कर सकते हैं, सो इट विल बी हेलस एसिड के लिए हो गया। ये स्पेसिफिक ना हो करके जनरल स्ट्रक्चर हो गया हेलस एसिड। इसी प्रकार से यहाँ पर X की जगह पर Cl की जगह X कर देते हैं, सो इट विल बी हेलिक एसिड। सो इट इज़ ए जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर। और यहाँ पर भी हम X रिप्रेजेंट कर देते हैं, इट इज़ परहेलिक एसिड। यहाँ पर बच्चों X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, FCl, Br या I को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई सा भी स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए आप वो स्ट्रक्चर इसमें बता सकते हैं। सो ये हो गया एसिडिक कैरेक्टर और स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये हमने इसके स्ट्रक्चर्स देखे, ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स क्या हैं। हम ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टी है उसको भी थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं।
ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। सो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या है कि किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो इसकी टेंडेंसी है, दैट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। सो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को देखते हैं HOCl, HOBr, HOI, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी यहाँ पर सबसे कम रहेगी। इस प्रॉपर्टी को आप को आप स्टडी करने के लिए आप इसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके द्वारा इस चीज़ को कर सकते हैं। इसका है 1.61, जबकि HOBr का 1.60 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, कोई मामूली सा डिफरेंस है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से। सो इस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को फर्दर आप चाहे OCl नेगेटिव, हमें पता है कि कॉन्जुगेट बेस बनेगा 2H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से यूज करेगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cl2 प्लस H2O। सो इसी प्रकार से बाकियों के लिए आप शो कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अगर आप पर हेलिक एसिड के केस में देखते हैं तो ये जो सीक्वेंस है एज इट इज़ फॉलो नहीं होता है, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है दैट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उस पर डिपेंड करता है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कई फैक्टर्स है जो एक साथ काम करते हैं। उसमें उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी का भी रोल रहता है, उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है उसका भी रोल रहता है। तो कई फैक्टर्स मिल करके इस चीज़ को करते हैं, लैटिस एंथैल्पी, वो सारी चीज़ें मिल करके तब डिसाइड करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस है। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। सो बच्चों, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या हैं? जब एक हैलोजन एलिमेंट दूसरे हैलोजन एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है तो इस प्रकार से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। दीज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कैन बी फाउंड बाय द डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन वन हैलोजन एंड द अदर हैलोजन। और स्मॉल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो हैं जब दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे फॉर्म लार्ज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बना सकते हैं। यानी कि एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके इंटर हैलोजन और हैलोजन के बीच रिएक्शन या हैलोजन का आपस में डायरेक्ट रिएक्शन के द्वारा बना सकते हैं। बट देयर आर द सम स्पेसिफिक कंडीशंस, जिस कंडीशंस में ये बनते हैं सबके लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एक इंटर हैलोजन कंपाउंड लेते हैं Cl2 प्लस F2, दोनों गैसेस स्टेट में हैं। अगर हम इनका रिएक्शन कराते हैं एट 473 केल्विन देन इट विल गिव ClF। Cl2 प्लस F2, अगर इसी रिएक्शन को हम 573 केल्विन के ऊपर कराते हैं देन इट फॉर्म ClF3, इट विल गिव ClF3। तो यहाँ पर कंडीशंस का डिफरेंट है। इन द सेम वे वी कैन टेक मोर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स लाइक Br2 प्लस F2, इनके बीच में अगर रिएक्शन कराया जाता है it will give BrF3 I2 प्लस F2। इसके बीच में अगर हम रिएक्शन कराते हैं एट लो टेम्परेचर सो इट विल गिव 2IF। इसी को अगर टेम्परेचर को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं सो वी कैन गेट हायर I2 प्लस F2 293 केल्विन पर लेते हैं सो इट विल फॉर्म IF5, ये बना देता है। और ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम कर देते हैं I2 प्लस 7F2 इट विल फॉर्म 2IF7,
but here the temperature is 523 to 573 Kelvin. सो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम कंडीशन अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बना सकते हैं। चलिए कुछ विशेष बातें क्या हैं जो हमें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में ध्यान रखनी है। एक तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं तो जो लार्जर हैलोजन एटम है यानी कि लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो सेंट्रल एटम का काम करता है, यानी दैट शोज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो स्मॉलर है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो जर्नल जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हम करते हैं एक्स एक्स डैश के रूप में। सो एक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द लार्जर हैलोजन एंड एक्स डैश रिप्रेजेंट द स्मॉलर हैलोजन, मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है जब हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे इनका, नोमेनक्लेचर करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो लार्जर हैलोजन है उसका नाम एज इट इज़ लिखेंगे, और जो स्मॉलर हैलोजन है उसके साथ में आईडी यानी कि उसको एनएन के रूप में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसका नाम देना है तो ये क्या हो गया हमारा क्लोरीन फ्लोराइड, या क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। यहाँ पर ये 3 है तो ये हो जाएगा क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड, आयोडीन मोनोफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड्स। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो इस प्रकार से आप इनके जो नाम हैं वो आसानी से लिख सकते हैं। सो एक तो विशेष बात ये ध्यान रखनी है जब आप इसका नोमेनक्लेचर करते हैं उसके बारे में। चलिए अब इसके कुछ एक इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। Interhalogen compounds are covalent compounds. These are covalent compounds. At room temperature, they generally exist in the solid or liquid state. At room temperature, they exist in a solid or the liquid state, except some of them, the ClF है, IF है, IF5, IF7, ClF3, ये जो हैं वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, आप किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड को उठा के देखते तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। दैट्स वाई इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं सो जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव दैन द हैलोजन इटसेल्फ, यानी कि क्लोरीन का जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो Cl2 की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तब रिएक्टिव होने का कारण क्या है? इसका कारण है कि जब दो अलग अलग हैलोजन एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से पोलैरिटी आ जाएगी, मॉलिक्यूल जो है वो पोलर नेचर का हो जाएगा। इसलिए जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में आप डालते हैं तो उसके ब्रेकिंग के चांस इंक्रीज हो जाएंगे, डिसोसिएशन आसानी से हो पाएगा। दूसरा है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डी सिमिलर, क्योंकि अलग अलग हैलोजन है तो उनके साइज़ अलग अलग हैं, इसलिए जो ओवरलैपिंग है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी कि सेम साइज़ में होता है। जैसे कि सपोज करिए कि आप और अगर मैं इसी साइज़ का ही दूसरा स्फीयर लेता हूँ तो इसके अंदर एक बेटर तरीके से ओवरलैपिंग होती है।
अभी मैं दूसरी कंडीशन लेता हूँ, यहाँ पर एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर जो वो छोटा है। सो द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज नॉट मच। तो यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर अगर इसका परसेंटेज ऑफ एरिया जो ओवरलैप हुआ वो देखें और यहाँ देखें तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो ओवरलैपिंग इज मोर इफेक्टिव इन दिस केस देन इन दिस केस। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड की स्थिति कुछ इस प्रकार की है और जो हैलोजन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार की है। तो यहाँ पर लेस इफेक्टिव होने की वजह से जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बॉन्ड की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। चलिए स्टेबिलिटी की बात आती है तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, स्टेबिलिटी का ही पॉइंट ले लेते हैं। स्टेबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है? स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे साइज़ का डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। साइज़ जैसे जैसे एक दूसरे के क्लोज आएगा वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी घटती जाएगी। इसको हम एक डेटाज जो हैं उस डेटाज की सहायता से देखने की कोशिश करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी को और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को। सो लेट मी फर्स्ट राइट the data so that you can understand. Yes, so यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स और ये उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए I और F के बीच में F स्मॉलेस्ट हैलोजन है जबकि आयोडीन लार्जेस्ट हैलोजन है। तो साइज़ का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इन द सेम वे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखते हैं जो डिफरेंस है वो क्या हो गया 1.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यहाँ पे डिफरेंस 1.5 है। यहाँ इस प्रकार से डिफरेंस जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इनका डिफरेंस है। तो जो स्टेबिलिटी है वो भी उसी प्रकार से है, यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा है तो मोर स्टेबल है। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो इस प्रकार से शो किया जा सकता है इनका। सो more is the difference of size of the stability electronegativity difference, more is the stability. So this is about the stability. Next let us take one more point, that is the hydrolysis. Interhalogen compounds undergo hydrolysis X डैश N। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं देन व्हाट हैपन्स, जो स्मॉलर हैलोजन है यानी कि जो X डैश है वो तो यहाँ पर बनाता है X डैश बनाएगा, यहाँ पर N है तो N मॉलिक्यूल, और जो लार्जर वाला हैलोजन है वो बनाता है HOX, इट विल फॉर्म HOX। यानी कि जो हैलाइड है, जो हैलाइड बनेगा हमारा वो हैलाइड बनेगा स्मॉलर के द्वारा, और जो लार्जर है वो हमारा बनाएगा हेलस एसिड बना सकता है या हेलिक एसिड पर। हेलिक एसिड डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमने कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड लिया है। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि हमने लिया ICl H2O के साथ इसका अगर रिएक्शन कराते हैं सो ये बनाएगा यहाँ पर स्मॉलर कौन सा Cl, तो Cl जो है वो बनाएगा HCl। लार्जर I है ये बनाएगा HOI, मीन्स ये तो बन गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि हैलाइड आयन बना, हाइड्रोजन हैलाइड कह सकते हैं आप इसको। इट फॉर्म्स द हाइड्रोजन हैलाइड आयन। हाइड्रोजन हैलाइड बनता है, यानी कि जो स्मॉलर है वो हैलाइड आयन के रूप में टूटता है नेगेटिव चार्ज के साथ में, और जो लार्जर है वो पॉजिटिव चार्ज की टूटता है। तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसकी ज़्यादा। इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये ब्रेक होगा
तो ये बनाएगा I पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। इसको ऐसे समझते हैं ताकि आप बेटर तरीके से समझ जाएँ, रटना नहीं पड़ेगा आपको। अब अगर आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर में क्या बनता है, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। वाटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप सिंपल सा देख सकते हैं कि होगा क्या, यहाँ पे जो H है पॉजिटिव है वो किसके साथ जाएगा, इसके साथ में, और ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। सो बहुत सिंपल सा रिएक्शन हो गया। क्या बन गया यहाँ पे, HCl प्लस में HOI। इसी प्रकार से आप कोई भी दूसरा ले सकते हैं। यू मे टेक द एग्जाम्पल ऑफ BrF5। BrF5। अब यहाँ पर क्या बनेगा, Br पॉजिटिव प्लस F5 जो है यहाँ पर, ये 5 पॉजिटिव बना प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे 5F नेगेटिव में आ गए। अब आपको क्या कराना है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, H2O के साथ कराना है। H2O का मतलब यहाँ पर क्या बना, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। तो यहाँ पर कितनी चाहिए, 5 चाहिए, तो यहाँ पर ये इसको 5 कर दिया आपने, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बना 5 HF बन गया, और बाकी जो बने वो क्या बन गए आपके पास, HO Br में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर Br के पास 5 नेगेटिव थे, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 इसके पास में नेगेटिव जाएंगे, और ये बनाएगा हमारा कुछ तो H2O में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो HbRO3, क्योंकि जो मैक्सिमम जो बन सकता है वो ये बन सकता है। सो इट विल फॉर्म HbRO3। हम यहाँ पे 3 से काम चला सकते हैं, 3H2O मॉलिक्यूल्स के द्वारा हमारा काम चल सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भी हाइड्रोजन ये रिमूव कर सकता है। सो दिस इज़ द वे बाय विच, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर बन गया हमारा ब्रोमिक एसिड बन जाता है। सो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट में इस बात का ध्यान रखना है कि जो हैलाइड आयन बनना है वो आयन जो स्मॉलर हैलोजन है उससे बनना है, बस इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर। सो पहले स्ट्रक्चर लेते हैं। एक्स डैश अगर बनता है, यानी कि हैलोजन मोनोहैलाइड अगर है, तो उस केस में क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही एटम प्रेजेंट हैं हैलोजन्स के, तो आप किसी भी प्रकार से अरेंज करेंगे ज्योमेट्री हमेशा क्या रहेगी, लीनियर रहेगी। तो ये बहुत एक्सपेक्टेड है, और इसके अंदर कोई चेंज भी पॉसिबिलिटी नहीं है, चाहे कोई हाइब्रिडेशन, हालांकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, लेकिन उसके बाद भी ज्योमेट्री तो लीनियर ही रहेगी। यहाँ पे हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, हैलोजन के पास आउटर सेल में यानी कि वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस उसके साथ हम देखेंगे कितने स्मॉलर हैलोजन उसके साथ में जुड़े हुए हैं, वो उसके साथ में ऐड कर देंगे, यानी कि मोनोवैलेंट एटम्स डिवाइडेड बाय हाफ। तो यहाँ पर हो गया हमारा 7 + 1 × हाफ, इट कम्स आउट टू बी 4। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं, लेकिन उनमें से बॉन्ड पेयर केवल 1 है और 3 लोन पेयर है, इसलिए ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। यानी अगर आप इसको रिप्रेजेंट भी करना चाहें तो कैसे करेंगे, एक्स डैश, और जो 3 लोन पेयर हैं वो इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये ज्योमेट्री को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो लीनियर ही रहेगी। दूसरा आप ले लीजिए X'3 हैलोजन ट्राई हैलाइड। सो यहाँ पर 7 + 3 × हाफ = 5, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो वहाँ पर आ गए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, आप ये कह सकते हैं। सो 5 हाइब्रिडेशन का मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा sp3d। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। sp3d है तो sp3d के अंदर ज्योमेट्री आप जानते हैं कि कैसी होगी, यहाँ पर ट्राइगोनल बाई पिरामिड। सो लेट अस ड्रॉ द ट्राइगोनल बाई पिरामिड। सो सपोज करिए कि ये हमारा एक्स एटम है,
ये ट्रायंगुलर हो गया और एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड यहाँ पर नीचे लगेगा। अब इसके पास X नेगेटिव 3 है, तो यहाँ पर ये जो दो पोजीशन है यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आप इसको यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दर्शा सकते हैं। यहाँ पर X नेगेटिव X नेगेटिव X नेगेटिव आएगा। एक्सेल पर इसलिए नहीं जाएगा लोन पेयर क्योंकि एक्सेल पर जाता है तो दे आर रिपेल्ड बाय 3 बॉन्ड पेयर्स, और अगर यहाँ पर ये रहता है सो इट इज़ रिपेल्ड बाय ओनली 2, सो दैट्स वाई इट विल एक्वायर द इक्वेटोरियल पोजीशन नॉट द एक्सियल पोजीशन। तो जो यहाँ पर शेप बनी मॉलिक्यूल की वो शेप क्या हो जाएगी, एक्स, थोड़ा सा बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे एक्स डैश, और यहाँ पर इसके पास ये दो लोन पेयर हैं एक्स डैश, मीन्स टी शेप। जो शेप होगी वो टी शेप मॉलिक्यूल बनेगा थोड़ा सा। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं एक्स डैश 5। सो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का जगह 7 + 5 × ½ = 6, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि शेप क्या बन रही है यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल शेप बन रही है। लेट अस सी। सो इसकी शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल शेप है। ऑक्टाहेड्रल शेप का मतलब है कि स्क्वायर बाई पिरामिड ज्योमेट्री होनी चाहिए यहाँ पे। सेंटर के अंदर हमारा लार्जर हैलोजन है। सो 5 यहाँ पर बॉन्ड बनने हैं हमारे पास, और एक जो पोजीशन होगी उसके अंदर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पर X नेगेटिव X नेगेटिव X नेगेटिव X नेगेटिव, तो 5 जो हैलाइड एंड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मीन्स ज्योमेट्री इज स्क्वायर पिरामिड। जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो होगी स्क्वायर पिरामिड, यानी शेप जो है वो हो जाएगी स्क्वायर पिरामिड से। इट विल फॉर्म ए स्क्वायर पिरामिड। इन द सेम वे लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ X डैश 7। यानी कि IF7, केवल इसके केस में ही बनता है ये IF7। सो यहाँ पर जो ज्योमेट्री है उसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं हम। यहाँ पर I यानी X जो है 7 + 7 × ½ सो इट कम्स आउट टू बी 7। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3 मीन्स इट विल बी pentagonal bipyramid। सो इन द सेंटर यू कैन टेक X, और उसके बाद आप इसमें एक पेंटागन बना सकते हैं। और एक बॉन्ड ऊपर जाएगा और दूसरा बॉन्ड जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। सो दीज आर द वेरियस पोजीशंस X नेगेटिव जहाँ पर ये हैलाइड आयंस प्रेजेंट होंगे। इट विल गिव पेंटागोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री। दिस इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पर IF7 का ले सकते हैं, यानी कि जो X नेगेटिव है ये फ्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और X जो है वो I को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज़ अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो ये था जो हमने डिस्कस किया, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया हमने, और ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन के बारे में डिस्कस किया।